हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श क्लासेस। और आज हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। खोटा हिंदी व्याकरण है जो कि पेपर 1 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये झारखंड सहायक आचार्य, महिला सुपरवाइजर, CGL और भी झारखंड से रिलेटेड सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, ये एक हैंड रिटन नोट्स है, आप इस पर फुल्ली बिलीव कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम आने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। खोटा व्याकरण का पहला है कि खोटा ह्रस्व स्वर में 3 कौन कौन सी वर्णमालाएं होती है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा वर्णमाला आता है ह्रस्व स्वर में? तो अ है, छोटी ई की मात्रा है और छोटा ऊ है। नेक्स्ट है, शिष्ट साहित्य की जननी कौन है? शिष्ट साहित्य जो है उसकी जननी कौन है, किसको माना जाता है? तो शिष्ट साहित्य की जननी लोक साहित्य को माना जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर में है आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। नेक्स्ट है, जतरा और बाजार, ये कौन से संज्ञा के उदाहरण है? जतरा और बाजार। तो जतरा मतलब एक टाइप का मेला होता है और बाजार सभी को पता है ये भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो ये समूहवाचक या गोंठवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है, जनता के भी जागे की जरूरत हो। कवि जी कहा थी कि जनता के भी जागे की जरूरत है, इसमें भी क्या है? तो जनता के भी जागे की जरूरत है, इसमें भी एक निपात है जो कि हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है। बहुत ही उपयोगी चीज है और 2-3 क्वेश्चन इससे निपात से भी आ ही जाते हैं एग्जाम में। अगला है, हितोपदेश के खोटा उल्था। उल्था उल्था का मतलब होता है अनुवाद। तो हितोपदेश के खोटा उल्था काव्य मंजरी में क्या करल हती कि हितोपदेश का जो खोटा अनुवाद है उसको काव्य मंजरी में कन्वर्ट किया है। तो किसने किया है ये? तो एक नाम निकल करके आता है पद्मादास। पद्मादास ने काव्य मंजरी में हितोपदेश को अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत को खोटा में अनुवाद किया है। श्रीनिवास पानुरी जी, उन्होंने भी एक उपन्यास को खोटा में अनुवाद किया है जिसका नाम है मेघदूत। और उन्होंने खोटा में अनुवाद करके उसका नाम रख दिया जुगेक गीत। उसका नाम भी बदल दिया, जुगेक गीत नाम, नया नाम रख दिया है खोटा में। नेक्स्ट है, अनुदितांजलि। अनुदितांजलि का खोटा में अनुवाद किसने किया है? तो अनुदितांजलि का खोटा में अनुवाद BN ओहदार जी ने किया है। नेक्स्ट है, गीतांजलि का खोटा में अनुवाद किसने किया है? गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, पहले बांग्ला में फिर उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और उसी को मनमोहन पाठक जी ने खोटा में अनुवाद कर दिया है। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन है, श्रीनिवास पानुरी जी, उनके नाम से एक सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान का क्या नाम है? तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान के नाम से एक सम्मान खोटा साहित्यकारों को दिया जाता है। और ये सम्मान सबसे पहली बार महेश गोलवार को दिया गया था 1988 में। दलसा, दलसा क्या है? दलसा रामगढ़ के राजा दलेल सिंह का नाम है। दलसा रामगढ़ के राजा दलेल सिंह का नाम है। इनकी रचना शिवसागर, इनकी एक रचना भी है शिवसागर महाकाव्य है वो। और ये खोटा भाषा के आदिकालीन साहित्यकार माने जाते हैं। कौन? दलसा
खोटा भाषा के आदिकालीन साहित्यकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान सुधाकर। ज्ञान सुधाकर किसने लिखा है? तो ज्ञान सुधाकर को लिखे हैं नेक्स्ट है डिंडाक डोआनी। डिंडाक डोआनी क्या है? तो डिंडाक डोआनी एक खंड काव्य है जो कि बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखित है और इनमें टोटल 6 सर्ग हैं। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो 6 सर्ग हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा व्याकरण दमराही किसने लिखा है? ये एक बुक का नाम है खोटा व्याकरणक दमराही। ये लिखा है वासुदेव महतो ने। नेक्स्ट वन है जिंदगी भेव। जिंदगी भेव किसने लिखा है? तो जिंदगी भेव पारितोष कुमार प्रजापति लिखे हैं। और कंफ्यूज ना होएं आप लोग, एक जिंदगी भे है और एक जिंदगी टो है। तो जिंदगी टो लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने और जिंदगी भे लिखे हैं परितोष कुमार प्रजापति ने। नेक्स्ट वन है आधुनिक युग के खोरठाक सबसे पुराना कवि ककरा मानल जाए? तो आधुनिक युग के सबसे खोटा सबले पुराना कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा बयाकुल जी को माना जाता है। बहुत लोग पानुरी जी के माना हती, कुछ लोग पानुरी जी के आधुनिक युग के खोटा कवि माना हती, लेकिन बहुत लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के भी माना हती। नेक्स्ट कारक। कारक ककरा कहल जाए? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साथ संबंध बताता है उसको कारक कहते हैं और इसके 8 भेद होते हैं। 8 कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सबसे पहला है नंबर 1 कर्ता कारक। वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे अजीत ने सांप को मारा, तो सांप को मारने का काम किसने किया? अजीत ने, इसीलिए ये कर्ता ने किया है। कर्ता यहाँ पर कौन है? अजीत है। राधा ने गाना गाया, गाना गाने का कार्य किसने किया है? राधा ने, तो राधा ने गाना गाया है, इसीलिए राधा यहाँ पर क्या है? राधा यहाँ पर कर्ता है। नेक्स्ट वन है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। जैसे तनुज ने रागिनी को बुलाया, तो तनुज ने किसको बुलाया? रागिनी को, तो रागिनी यहाँ पर कर्म है। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को मारा, तो रावण यहाँ पर कर्म है। मनोज समाचार पत्र पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? समाचार पत्र, तो समाचार पत्र यहाँ पर क्या है? कर्म है। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, किसको दी? मनोज को, तो मनोज यहाँ पर कर्म है। नेक्स्ट वन है कर्म कारक। कर्म कारक में साधन की बात करते हैं। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें क्वेश्चन अराइज होता है किससे और कैसे, ठीक है। मैं साइकिल से बाजार गया, मैं कैसे बाजार गया? तो मैं साइकिल से बाजार गया। दूसरा है उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, किसके द्वारा? नौकर के द्वारा भिजवाई, तो ये हमारा करण कारक था। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। इसमें किसके लिए और किसको बात की जाती है? जैसे वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने सीता को अपनी पुस्तक दी, मोहन ने सीता को अपनी किताब दे दी, तो किसको दी? सीता को दी, ठीक है। नेक्स्ट इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है, वह इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है, तो किसके लिए जा रहा है? किसके लिए बोला है ना, किसके लिए, तो वो किसके लिए जा रहा है भाई? इलाज के लिए जा रहा है, इलाज के लिए जा रहा है। अपादान कारक। अपादान कारक अलग होने का सेंस देता है। जैसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का
या किसी का तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नल से पानी टपक रहा है, इट मीन्स कि नल से पानी अलग हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिर गया, या इट मीन्स कि पेड़ से पत्ता अब अलग हो गया है, इसीलिए ये हमारा अपादान कारक है। नेक्स्ट वन है संबंध कारक। वाक्य में आए जिन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ ज्ञात हो या बताया जाता है, उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रेया के पिता डॉक्टर हैं, संबंध बता रहा है कि श्रेया के पिता क्या हैं, डॉक्टर हैं, उनका पिता का डॉक्टरी से संबंध है। रोहन की बहन निकिता है, तो रोहन का निकिता के साथ संबंध बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कब और कहाँ इसकी बात करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर किताब रखी है, कहाँ पर रखी है, कहाँ पर, मेज पर। कमरे में अंधेरा है, कहाँ पर अंधेरा है, कमरे में। परीक्षा मार्च में होगी, कब होगी, कब, परीक्षा मार्च में होगी। नेक्स्ट और लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसमें संबोधन चिन्ह को दिखाया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे हे, अरे, ओ, ये सब क्या है, ये सब संबोधन कारक हैं। अरे भाई बात तो सुनो, हे ईश्वर मार्गदर्शन करो, इसमें संबोधन किया जा रहा है, ईश्वर को संबोध कर रहा है उसमें। अरे भाई किसी व्यक्ति को संबोध किया जा रहा है। ओ लड़के इधर आ, तो इसमें किसी लड़कों को संबोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आई थिंक कि इसमें और कंटेंट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।